बिलासपुर नामक गांव में कुछ ही दिन पहले मुखिया की पत्नी का निधन हो चुका था। इस बात से सारे गांव वाले दुखी थे, क्योंकि मुखिया और उसकी पत्नी अपने गांव के लोगों का खूब ख्याल रखते थे, उनके सुख दुख में साथ देते थे। इसलिए गांव वाले भी मुखिया और उसकी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे। उसी गांव के जंगल में रहता था एक चोर जग्गू और उसका चेला सुभाष। क्या रे सुभाष, बहुत दिनों से तूने गांव की कोई भी खबर नहीं सुनाई। क्या चल रहा है वहाँ? चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढा कि नहीं? जग्गू भैया, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर में सोता ही रहता था। आज थोड़ा ठीक लगा तो सीधा आपसे मिलने चला आया। अरे मूर्ख, कोई खबर साथ में लाता तो आज ही हाथ साफ कर देते। ये छोटी छोटी चोरियां करके मेरा मन नहीं भरता। कोई बड़ा हाथ मारना है, उसके बाद आराम से बस खाना है, समझा तू? चल अब जा और कोई अच्छी खबर ही लेकर आना। सुभाष जंगल से निकल जाता है और गांव पहुंचकर कुछ लोगों के बीच जाता है। वहां जाकर वो उनसे बातें करने लगता है। अरे भाई सुनो, ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं और आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं पता गांव में क्या हुआ है? वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं आज ही अपने घर से बाहर आया हूँ तो मैंने देखा पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए पूछ रहा था। 3 दिन हो गए हमारे मुखिया जी की प्रियतम का निधन हो गया है, इसीलिए हम सब उदास हैं। मुखिया जी की पत्नी का दिल बहुत ही अच्छा था, उनके बिना मुखिया जी एकदम अकेले हो गए हैं। सही कहा तुमने भाई, मुखिया जी की कोई संतान भी नहीं है, बस एक वफादार नौकर किशन है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं और उनकी सारी बात भी मानते हैं। गांव के लोग बातें कर रहे थे और इधर सुभाष चोर के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। सुभाष ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और वो मुखिया के घर काम मांगने के लिए चला गया। सुभाष उनके सामने जाकर खड़ा होकर बोलता है, बहुत दुख हुआ मालिक ये बात सुनकर, मालकिन कितनी अच्छी थी। तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे? मालिक, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, कोई काम की तलाश में हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो। अच्छा ठीक है बेटा किशन, इसे गायों की देखरेख के लिए रख लो। हाँ मुखिया जी, चलिए आपको आपका काम बता देता हूँ। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सुभाष है। हाँ तो भाई सुभाष, इन गायों को नहलाने का चराने का काम तुम्हारा है, ठीक है ना? हाँ शुक्रिया भाई, इस काम की मुझे बहुत जरूरत थी। चलो अच्छा है, यहाँ काम मिल गया, अब पल पल की खबर मिलती रहेगी और जग्गू भैया को कल ही सारी बात बता दूंगा मैं तो। अगली सुबह सुभाष मुखिया की गायों को चराने के लिए लेकर जाता है। थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है और वहां उसे जग्गू चोर मिलता है। फिर सुभाष सारी बातें जग्गू को बता देता है। अब मजा आएगा ना मामू। पर भैया, वहाँ उसका नौकर किशन है जिसकी सारी बात मुखिया मानता है, वो हमारे बीच का कांटा है, वरना मुखिया तो भोला आदमी है। कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो सुभाष, मौके का। फिर सुभाष वहाँ से अपने गायों के साथ मुखिया के घर वापस आ जाता है। वापस आकर चुपचाप वो घर के अंदर हो रही बातें सुनने लगता है। मुखिया जी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं 2-3 दिन यहाँ नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है किशन, तुमने भी छुट्टी नहीं ली, जाओ जाकर तुम भी थोड़ा आराम करो। यही सही मौका है जग्गू भैया को खबर देने का। सुभाष जग्गू चोर के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है। जग्गू ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बात करके सुभाष वापस मुखिया के यहाँ आ जाता है। मुखिया जी, हमारे गांव के एक महान पंडित जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो मालकिन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा कौन है वो पंडित? बुलाओ उन्हें। सुभाष पंडित को आवाज लगाता है। वो पंडित उनके सामने आता है और वो पंडित कोई और नहीं बल्कि वही जग्गू चोर ही होता है जो अपना भेष बदल कर आया था।
आप कौन है पंडित जी और कहाँ से आए हैं? मैं इसी गांव का पंडित हूँ मुखिया जी, और मैं आपको और मालकिन को अच्छी तरह से जानता हूँ। कल रात को ही मालकिन मेरे सपने में आई थी और वो कह रही थी। क्या मालकिन आपके सपने में? वो आपके सपने में क्यों आई थी? मुखिया जी, मैं भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे चुना होगा आप तक मालकिन की बात पहुँचाने के लिए। मुखिया बहुत भोले थे, इसलिए उन्होंने जग्गू पंडित की बात मान ली। जग्गू पंडित ने उन्हें मालकिन के लिए अच्छा अच्छा खाना रात में गांव के जंगल की गुफा में छोड़ने को कहा। बस इतना ही कहा था मालकिन ने। ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। आपके मालकिन को खाने का बहुत शौक था, शायद उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। फिर उस रात मुखिया और सुभाष गांव की गुफा में जाकर 2 थाली स्वादिष्ट खाना छोड़ आए। थोड़ी देर बाद गुफा में सुभाष और जग्गू पंडित आए और दोनों ने खाने की थाली साफ कर दी। वाह उस्ताद, आपने तो अच्छी चाल चली। आगे आगे देख बेटा, होता है क्या। प्रणाम मुखिया जी। हाँ पंडित जी बताइए, मेरी प्रियतम अब तो खुश है ना? उसे खाना मिल गया ना? मुखिया जी, मालकिन खुश हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पसंदीदा कपड़े और कुछ गहने मंगवाए हैं। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की। प्रियतम खुश है, वो अपने गहने पहनना चाहती है। पंडित जी आप जाइए, हम आज रात को ही उस गुफा में अपना सामान छोड़ देंगे। मुखिया सुभाष के साथ रात में फिर से 2 थालियों में कुछ कपड़े और गहने लेकर चल दिए। थोड़ी देर बाद जग्गू पंडित और सुभाष फिर से गुफा में आ जाते हैं और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुभाष, इस बार हमें आखिरी बार बड़ी चीज मांगनी है, उसके बाद हम इस गांव से चले जाएंगे। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम मुखिया जी। बताइए अब क्या कहा हमारी प्रियतम ने? हाँ मुखिया जी, उन्होंने अपने गहने और सोने के 5 बिस्किट मंगवाए हैं। ये क्या बात हो रही है मालिक? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे बेटा किशन, ये हमारे गांव के महान पंडित हैं। इनके सपने में तुम्हारी मालकिन आकर अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। अच्छा पंडित जी, मालकिन को तो गुलाब का इत्र भी बहुत पसंद था, वो लाने को नहीं कहा उन्होंने? अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल ही गया था, उन्होंने मंगवाया है ना गुलाब का इत्र। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। किशन को शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उस रात किशन भी मुखिया के साथ गहने लेकर जाने लगा और उनके साथ गांव के 2 और लोग लाठियां पकड़कर जाने लगे। थोड़ी देर में जग्गू पंडित और सुभाष वहां आ गए। सुभाष, चल जल्दी कर, सारे गहने उठा, हम निकलते हैं। जग्गू पंडित ऐसा बोल ही रहा था कि मुखिया और सारे लोग वहां आ गए। मूर्ख चोरों, तुमने झूठ बोलकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। मूर्ख लोग, हमारी मालकिन को तो गुलाब का इत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तुमने इत्र लाने को कहा, तभी हमें पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखो कैसे तुम लोगों को इसकी सजा मिलती है। दोनों आदमी लाठियों से दोनों चोरों को खूब मारने लगे।